हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका बेहद स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। ब्लैक बोर्ड पर वाइट बोर्ड, स्कूल की आदत जाएगी नहीं। मास्टर जी जितना भी नए हो जाए, लेकिन पाठशाला तो वही है। जी हाँ, इसको ब्लैक बोर्ड बोलना और ये हंसी मजाक करना, इन सब का मतलब हमारा मकसद सिर्फ इतना होता है कि हम आपको अच्छे से जानें, आप हमें अच्छे से जानें। बिकॉज अ टीचर इज़ नथिंग विदाउट हिज स्टूडेंट्स एंड अ स्टूडेंट कैन नॉट बी सक्सेसफुल विदाउट हिज टीचर। जी हाँ, यहाँ भी हम पढ़ते हैं ना इंटरैक्शंस, ये म्यूचुअल इंटरैक्शन है और एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का इंटरैक्शन हमेशा म्यूचुअल होना ही चाहिए। कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होना चाहिए। चलो फटाफट नज़र दौड़ा ज़रा वाइट बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। पी ब्लॉक, यानी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एंड देयर इट्स एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, साथ ही साथ उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कहाँ पर क्या एक्सेप्शन है, कहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा है, कम है, कैसे ट्रेंड रहता है, क्या चीज़ रहती है। इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे जानेंगे। ठीक है, बिल्कुल जानेंगे। बढ़ें आगे, डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। रुको ज़रा, सब्र तो करो। जी हाँ, आगे भी बढ़ेंगे, पी ब्लॉक भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले 4 लाइन है, ज़रूर 4 लाइन है। बच्चों, हम यहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ सीखने आते हैं। जैसे अब तो आदत सी हो गई होगी, तो कहते हैं अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। तो ऐसे जीने में नहीं, आदत सी हो जानी चाहिए कुछ नया सीखने की, ताकि आगे जीतने की आदत लग जाए। जी हाँ, आज भी हम यहाँ हैं, हम हैं, आप हैं, बात चली है तो ऑफ कोर्स दूर तक जाएगी। और आज हम सीखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ईच एंड एवरी कमेंट इज़ वैल्यूएबल फॉर अस, सो योर सजेशंस, योर पॉजिटिव, योर नेगेटिव फीडबैक इज़ equally valuable. Please share your feedback in the comment section. Okay. इसके अलावा we have started our new batch for the aspirants who will face MNS 2021. यानी हमने अपना नया बैच स्टार्ट किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो MNS एग्ज़ाम को 2021 में फ़ेस करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें और हमें अपनी सक्सेस स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट बनाना चाहें तो वी आर वेटिंग फॉर यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ पहला कमेंट पिन किया हुआ, वहाँ भी आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। सो वी आर वेटिंग देयर फॉर यू। आई होप यू विल ज्वाइन अस एंड गिव अस अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले 4 लाइन है, डेफिनेटली उनके बिना तो सेशन ही अधूरा है। कैसे कह दूं कि मंजिल नहीं मिलेगी, कैसे कह दूं कि मंजिल नहीं मिलेगी, अभी तो चलना शुरू किया है। कैसे कह दूं कि मंजिल नहीं मिलेगी, अभी तो चलना शुरू किया है। माना कि रास्ते में कांटे बहुत हैं, माना कि रास्ते में कांटे बहुत हैं, लेकिन हमने भी तो अभी खिलना शुरू किया है। जी हाँ, कैसे आप कह सकते हैं कि यू विल नॉट बी सक्सीडेड, कैसे आप कह दें कि आपको आपका एम नहीं मिलेगा, अभी तो आपने जस्ट चलना शुरू ही किया है। यू हैव टेकन फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस, तो हाउ कैन एनीबडी प्रिडिक्ट दैट यू विल बी सक्सीडेड और नॉट। अभी तो आपने सिर्फ पहला स्टेप लिया है और पहला स्टेप लेने से ही कोई कैसे बता सकता है, किसी का फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है कि आप सक्सेस पाएंगे या नहीं, अपना गोल अचीव कर पाएंगे नहीं। माना कि रास्ते में कांटे बहुत हैं, आई एग्री,
कि ये जो आई एग्री कि ये जो सफ़र होगा ये आसान नहीं होगा, डिफ़िकल्ट होगा, बहुत सारे इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी फ्रस्ट्रेशन होगी, कभी जीतोगे, कभी हारोगे। लेकिन अभी तो आपने खिलना शुरू किया है, अभी तो आपने कुछ सीखना शुरू किया है। मंजिलें तो बहुत हैं, रास्ते तो बहुत से बाकी हैं। चलिए स्टार्ट करें। पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पे आने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इधर पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का। अगर आपने एस ब्लॉक वाला वीडियो मिस किया है, क्लासिफिकेशन वाला वीडियो मिस किया है, पीरियोडिक टेबल वाला वीडियो मिस किया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके आपको तीनों वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। ईच एंड एवरी स्टेप इज़ लिंक्ड विद द प्रीवियस वन। हर एक स्टेप प्रीवियस स्टेप से लिंक किया हुआ है, तो प्लीज़ कोई भी पार्ट मिस मत करिए। गो देयर, वॉच देयर एंड रिवाइज। give the final touch to your preparation. give your time for the revision, ठीक है। अपने टाइम को, अपना टाइम रिवीजन के लिए दीजिए, अपने प्रिपरेशन को फाइनल टच दीजिए, क्योंकि 11 सितंबर, वो कहते हैं ना दिल्ली अब दूर नहीं है, तो 11 सितंबर अब दूर नहीं है। चलिए आ जाता है। पीरियोडिक टेबल में बच्चों क्या था, इधर था एस ब्लॉक, इधर था डी ब्लॉक, इधर था पी ब्लॉक, इधर था एफ ब्लॉक, और बीच में कहीं पर थे हमारे हाइड्रोजन बाबा, ठीक। हाइड्रोजन बाबा को बीच में क्यों रखा गया था, क्योंकि ये सबसे न्यारे थे। वो कहते हम तो यहीं समाधि लगाएंगे, जो करना है कर लो। तो इन्होंने क्या किया, ये बहुत अजीब सी प्रॉपर्टी शो करते थे। इनकी प्रॉपर्टीज़ में एस ब्लॉक से भी सिमिलैरिटीज़ थी और इधर हेलोजन ग्रुप में भी सिमिलैरिटीज़ थी। यानी ये इधर आपके लिथियम वाले ग्रुप से भी सिमिलैरिटीज़ दिखा रहे थे, उधर फ्लोरीन वाले ग्रुप से भी सिमिलैरिटीज़ दिखा रहे थे। तो कह रहे हम तो दोनों पक्षों में, क्या करोगे, चलो निर्दलीय घोषित कर दो। इन्होंने क्या किया, इनको क्या किया, निर्दलीय घोषित कर दिया गया, उठा के बीच में रख दिया गया। यानी ना इधर के रहे और ना उधर के। आ कहाँ गए हाइड्रोजन बाबा, एकदम बीच में। ये इनका प्लेस हो गया। एस ब्लॉक में क्या था, मेटल्स थी। कौन कौन सी, अर्थ, एक तो आपकी एल्कली मेटल्स थी और एल्कली मेटल्स वाला ग्रुप था, और एक एल्कली अर्थ मेटल वाला ग्रुप था। यानी पहला फर्स्ट ए ग्रुप और दूसरा सेकंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप वाला क्या था, एल्कली मेटल्स का। क्यों, क्योंकि उनके ऑक्साइड्स वाटर से मिलकर क्या बना रहे थे, एल्कली बना रहे थे, दे आर बेसिक इन नेचर। और सेकेंड ए ग्रुप कौन सा था, एल्कली अर्थ मेटल वाला। क्यों, क्योंकि उनके ऑक्साइड, द ऑक्साइड्स ऑफ सेकेंड ए ग्रुप वर मेकिंग एल्कली विद द वाटर। ओके, क्या बना रहे थे, एल्कली बना रहे थे वाटर के साथ मिलके, एंड दे वर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। और वो भी क्या थे, नेचर में बेसिक होते थे। तो ये आपका एस ब्लॉक हो गया। पी ब्लॉक की तरफ, डी ब्लॉक हमने बात कर ली थी कि डी ब्लॉक वाज मेकिंग अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। दैट्स व्हाई द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन डी ब्लॉक आर नोन एज ट्रांजिएंट मेटल्स। इन्हें हम ट्रांजिएंट एलिमेंट्स कहते थे, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिज बना रहे थे, दोनों के बीच में आ रहे थे। इसके बाद पी ब्लॉक आ जाओ। पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें आपको मेटल, मेटेलॉइड और नॉन मेटल सब कुछ देखने को मिल जाएगा। मेटल भी यहीं प्रेजेंट है, नॉन मेटल भी यहीं प्रेजेंट है और मेटेलॉइड्स भी यहीं प्रेजेंट है। यानी पी ब्लॉक इज़ लाइक ओशन। पी ब्लॉक क्या है, ओशन की जैसे है, विच इज़ हैविंग सो मेनी रिवर्स इन इट, जिसमें बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती हैं। तो पी ब्लॉक इज़ लाइक द ओशन ऑफ पीरियोडिक टेबल विच इज़ हैविंग मेटल, नॉन मेटल एज वेल एज मेटेलॉइड्स। तो मेटल भी हैं यहाँ पे, नॉन मेटल भी हैं और मेटेलॉइड्स भी हैं। अब क्लासिफिकेशन में पी ब्लॉक एलिमेंट्स को उठा के पी ब्लॉक में क्यों रख दिया गया, व्हाट वाज द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन इन पी ब्लॉक। तो ये देखा गया कि लास्ट सब शेल के जब इलेक्ट्रॉन जब पी ऑर्बिटल में एंटर कर रहे थे, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया, तो ये देखा गया कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट शेल के पी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, तो उसको उठा के कहाँ रख दिया गया, पी ब्लॉक में। यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ज़रूरी है कि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करना चाहिए।
यानी जितने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं इनका सबका क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा होगा, हमारे पी ब्लॉक में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा होगा, पी ऑर्बिटल में, दैट्स वाई दे आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस वजह से ये क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया, पी ऑर्बिटल में। ओके, ये था क्लासिफिकेशन का ट्रेंड। सबसे नीचे है लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, एफ ब्लॉक, दे आर इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ये क्या है, इनर ट्रांजिशन। डी ब्लॉक क्या था, ट्रांजिशन मेटल्स थे, और एफ ब्लॉक क्या है, इनर ट्रांजिशन मेटल। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों की ये जो शेल होती हैं डी और एफ, दे आर इन, लास्ट शेल क्या होती हैं इनकी, दे आर इनकम्प्लीट। वो क्या होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी वाले में कहाँ एंटर करता है, डी ऑर्बिटल में, और एफ ब्लॉक में कहाँ एंटर करेगा, एफ ऑर्बिटल में। ये था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन का ट्रेंड, क्लासिफिकेशन का बेसिस, कि हमने किस बेस पे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को फॉर्म किया था। ठीक, किस बेसिस पे फॉर्म किया था, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाया गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर करता है, किस ऑर्बिटल में एंटर करता है। ये बातें हो गई। फिर आ जाओ, पी जो था, पी ऑर्बिटल, पी जो सबशेल थी इसमें कितने ऑर्बिटल होते थे, 3 ऑर्बिटल, 1, 2 एंड 3। ओके, 1, 2 एंड 3। ठीक, अब यहाँ पे 3 हो गए तो और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते थे, 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने, 2 इलेक्ट्रॉन विद द ऑपोजिट स्पिन। यानी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन उनका स्पिन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट। यानी इफ़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन मस्ट पॉइंट टूवर्ड्स साउथ। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पॉइंट करेगा, साउथ की तरफ। सो इन वन ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन रिसाइड बट विद द ऑपोजिट स्पिन। यानी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन ऑपोजिट स्पिन के साथ। चलो, और अफबाउ प्रिंसिपल पे आ जाओ कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब स्टार्ट होती है जब हर एक ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। यानी पी वाले, पी सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल, पहला इलेक्ट्रॉन भर गया, दूसरा भरा, तीसरा भरा। यानी ये कंडीशन हो गई हमारी P3 की। P1 था तो यहाँ आया, P2 था यहाँ आया, P3 था यहाँ आया। अब P4 होगा तो कौन सी कंडीशन होगी, ये वाली, इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन दिस ऑर्बिटल बट विद ऑपोजिट स्पिन। P5 कंडीशन होगी तो यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन दिस ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन। और P6 आएगी तो यहाँ पे आएगा ऑपोजिट स्पिन के साथ। यानी P3 कंडीशन क्या हो गई, हाफ फिल्ड वाली, और P6 क्या हो गई, फुल फिल्ड वाली। देखो, P3 क्या है, हाफ फिल्ड, और P6 क्या है, फुल फिल्ड। ये कंडीशंस हैं। अब स्टेबिलिटी की जब बात करें तो हम क्या बात करते थे कि लास्ट कहता था एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट क्या कहता था कि हमारी लास्ट शेल भर दो, हम स्टेबल हैं। भैया हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है पूरा कर दो, हम स्टेबल हैं, और क्या चाहिए। हम ज़्यादा शौकीन नहीं हैं, देखो जो चाहिए पूरा कर दो, हम खुश। तो इसी तरह यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन आस्किंग फॉर द रिमेनिंग मीन्स एलिमेंट इज आस्किंग फॉर द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या है, एलिमेंट किसकी डिमांड कर रहा है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड कर रहा है टू फिल इट्स ऑर्बिटल्स। क्या कर रहा है, ताकि अपनी ऑर्बिटल्स को भरने के लिए रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड कर रहा है कि हमें जितने हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बचे हमें दे दो, हमारी ऑर्बिटल फिल, हम स्टेबल, हमें खुश, और हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। ठीक, यानी इस सब कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल। एलिमेंट्स को भी क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। वो कहाँ से आएगी, जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा, उनकी शेल्स कंप्लीट, उनकी स्टेबिलिटी कंप्लीट, वो खुश। ठीक, P3 क्या कंडीशन थी, हाफ फिल्ड, और P6 क्या थी, फुल फिल्ड। देखो, चाहे हाफ हो या फुल हो, बाद में क्या लगा है, फिल्ड, कि भर गए। चाहे आधा भरें चाहे पूरा, लेकिन भरे तो हैं ना। चाहे आधा भरें चाहे पूरा भरे तो है।
अब तुमको भूख लगी थी 6 रोटी की, तुमने खा ली 3, काम करने की ताकत तो आ गई ना। ऐसा तो नहीं कि परलोक सुधारने वाले के खाना दो नहीं तो काम नहीं होगा। भूख 6 की थी लेकिन 3 पा गए हो, काम तो करोगे ना कम से कम 1-2 घंटे, जब तक ज़रूरत रहेगी पढ़ाई तो होगी ना, रिवीजन तो होगा ना, बस। तो यहाँ पे चाहे हाफ फिल्ड हो चाहे फुल फिल्ड, फिल्ड है, आत्मा तृप्त है, चाहे आधी तृप्त हो चाहे पूरी तृप्त हो। पूरा तृप्त तो संसार में कोई नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी चलो मान लिया। जब P3 वाली कंडीशन आती है और P6 वाली कंडीशन आती है तो ऑफकोर्स P6 वाला कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा P3 से। P6 वाला कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा P3 से। क्यों? क्योंकि P6 फुलफिल्ड कंडीशन है। अब आपको 6 रोटी की भूख थी, आपको 6 रोटी मिल गई, बस खुश। अब चाहे कुछ भी दे दो नहीं खाना, ठीक। लेकिन 6 रोटी की भूख थी और 3 रोटी मिली तो अभी तो 3 खा सकते हो ना, यानी अभी खा लेंगे, लाओ लाते जाओ, पूछो मत, यानी अभी हम खा सकते हैं। इसलिए P6 क्या है, ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी के मामले में P6 इज़ द मोस्ट स्टेबल कंडीशन। P6 क्या है, मोस्ट स्टेबल कंडीशन है। और P3 क्या है, बाकियों के कंपैरिजन में, यानी बात अगर आ जाए P1 P2 की तो इनके कंपैरिजन में P3 क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि P3 है एक हाफ फिल्ड कंडीशन और ये सब क्या हैं, अधूरे हैं अभी, ठीक, भरे हुए नहीं हैं। ये हो गया एक जनरल इंट्रोडक्शन P ब्लॉक का। ये क्या हो गया, एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया P ब्लॉक का। आ जाओ अब इस तरफ आ जाते हैं कि P ब्लॉक में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो अभी हमने उधर पढ़ी थी लिथियम वाली फैमिली और कौन सी पढ़ी थी, बेरिलियम वाली फैमिली। लीना की रब से फरियाद, बेमक्का सर 12, याद आया? ये हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट A ग्रुप में और सेकंड A ग्रुप में, और ये क्या थे, हमारा S ब्लॉक के एलिमेंट्स थे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, P ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो P ब्लॉक में भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ही होंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे थर्ड की बात करें, ये हुआ थर्ड, ये हुआ फोर्थ ग्रुप, ये हुआ फिफ्थ ग्रुप, ये हुआ 6th 7th, ठीक, और ये इधर आ गए इनर्ट गैसेस। चलो देख लेते हैं। थर्ड A की बात करो तो देखो क्या है, बैंगन आलू गए इंडिया टहलने। बैंगन है, आलू है, गए हैं इंडिया टहलने। तब याद क्या था, अभी भी याद है। एंड दिस इज़ योर बोरॉन फैमिली। ये क्या है, बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेल्यूरियम। बैंगन आलू गए इंडिया टहलने। ओके, फोर्थ वाले पे आ जाओ। फोर्थ ए पे क्या है, कार्बन फैमिली। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी, लेड हुआ, टिन हुआ, यानी ये क्या हुआ है आपका फोर्थ A ग्रुप एंड दिस इज़ योर कार्बन फैमिली। ये सब P ब्लॉक एलिमेंट्स में ही हैं। फिर फोर्थ से बढ़े फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ में क्या आया यहाँ पे, नीदरलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। नीदरलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ठीक। 6 वाले में आ जाओ, ओस से टीपो, ओस से टीपो। आगे आ जाओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। इधर आ जाओ, नोबल गैसेस में आ जाओ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन भी होगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन, ये क्या है हमारे सारे P ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, P ब्लॉक एलिमेंट भी डिस्कस किया, S ब्लॉक एलिमेंट भी डिस्कस किए। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जनरेट होना चाहिए था कि S ब्लॉक में तो केवल 2 ही ग्रुप्स आ रहे थे, P ब्लॉक में इतने सारे ग्रुप्स कहाँ से आ गए। यानी S ब्लॉक में तो इतने 2 ग्रुप थे, P ब्लॉक में ये 6 के 6 कहाँ से आ गए, 1 2 3 4 5 6, हाउ। तो देखो P ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल थे, 3 ऑर्बिटल थे, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इस वजह से ये 6 है। देखो S ब्लॉक में कितना ऑर्बिटल था, 1 ऑर्बिटल था, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 ग्रुप। P ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल, 3, P सबशेल में कितने ऑर्बिटल, 3, और कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 6, इस वजह से ये 6 हैं। देखो एक कंडीशन होगी P1 की, भैया आखिरी इलेक्ट्रॉन P ही में तो आ रहा है। एक कंडीशन P2 की, देखो
ये क्या है, P1 P2 P3 वाली कंडीशन है, P4 वाली, P5 वाली एंड ये फिर P6 वाली। यानी जो आपकी नाइट्रोजन फैमिली है ये है हाफ फिल्ड की कंडीशन, और ये जो आपकी इनर्ट गैसेस हैं ये P6 के साथ फुलफिल ऑर्बिटल्स की कंडीशंस में आती हैं। ये हुआ जनरल एक इंट्रोडक्शन P ब्लॉक का, कि P ब्लॉक में अभी तक क्या क्या था और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, ये P ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। अब बात कर लेते हैं फिर से कि एटॉमिक साइज़ का क्या होगा, कैसे इनका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, उसके बाद हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी और बाकी सारी चीज़ें। देखो अभी उस दिन अगर पहला वाला वीडियो मिस किया है तो उसमें एग्जांपल दिया था ना कि न्यूक्लियस क्या है, आपके पिताजी ने कहा बाहर मत निकलना नहीं टांगे तोड़ देंगे, और आप लोग क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। पिताजी से जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ती जाती है पिताजी का डर उतना कम, और जितनी ज़्यादा दूरी कम होती जाती डर उतना ज़्यादा। यानी अगर पिताजी बगल में बैठे हैं तब तो पिताजी की बात मानी जाएगी, लेकिन अगर पिताजी थोड़ा दूर चले गए तो क्या, राम राम, तुम अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह खुश, हम तो अपने मन के मालिक हैं। बस यही कंडीशन है। जितना ज़्यादा आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, यानी जितनी ज़्यादा शेल्स बढ़ती जाएंगी उतना क्या होता जाएगा, आप में इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। यानी क्या होगा, as if you are increasing the distance from the nucleus, तो metallic character will increases. If you will increase the distance from nucleus, metallic character will increase in any element. यानी अगर आप न्यूक्लियस से डिस्टेंस को बढ़ाओगे ना, if you will add shell numbers, you will add more shells, then metallic property of any element will increase because the tendency of losing the electron will increase. क्यों मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी उतनी ही बढ़ेगी। चलो आ जाओ, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे, किसी भी फैमिली में आप ऊपर से नीचे जाओ, एक एक शेल बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है, एक एक शेल बढ़ती जा रही है। अगर यहाँ पे 2 शेल हैं तो यहाँ 3 होंगी, यहाँ 4 होगी, यहाँ 5। फॉर एन एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 6 शेल हैं तो यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10। यानी जब आप एक ही फैमिली में ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, शेल नंबर बढ़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा, देखो यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ 3, और जितना ज़्यादा शेल नंबर बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस से दूरी उतनी बढ़ती जाएगी, और न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स लास्ट वाले शेल पे उतना कम होता जाएगा। और जितना न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी उतनी बढ़ जाएगी और मेटेलिक प्रॉपर्टी उतनी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि मेटल्स का ये करेक्टर होता था, मेटल्स की ये टेंडेंसी होती थी टू फॉर्म द कैटायन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके कैटायन बनाने की टेंडेंसी किसकी थी, मेटल्स की। और जितना ज़्यादा आप एक ही पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाओगे, यानी अभी तो आप ऊपर से नीचे जा रहे थे ग्रुप में तो क्या हो रहा था, मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही थी। अब आप एक ही पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, metallic character will decrease. Why? Because you are adding the electron in the same shell. आप उसी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, यहाँ से यहाँ तक शेल नंबर नहीं चेंज होता, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन उसी शेल में एंटर करते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पिताजी की पावर बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं किया जा सकता। अभी इसको और डिटेल में समझेंगे, इंट्रोडक्शन है, हम खड़े हैं ना, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, टेंशन यहाँ नहीं। चलो आ जाते हैं, फिर से बात करो। एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, एक ही ग्रुप में ऊपर से, अभी देखो हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, मिटा दें क्या, ले लो अच्छा स्क्रीनशॉट, फिर मिटाते हैं और जनरल बात करते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट, नो नीड टू गो एनीवेयर, बिकॉज we will discuss the metallic character, we will discuss non-metallic character, we will discuss electronegativity, electropositivity, and we will discuss about non-metals, metals and metalloids. So many
topics are remaining, to no need to go anywhere. Take a quick screenshot. We will be right back. ओके तो अब तो साफ हो गया, टेंशन नहीं ना। टेंशन यहाँ गया था कि मैम क्या कुचूर कुचूर उसी में लिखी जा रही हूँ, समझ में तो आपको नहीं आ रहा है। चलो स्टार्ट करें, आ जाओ। हम बात कर रहे हैं बच्चों पी ब्लॉक की। किसकी? पी ब्लॉक की। और हमने क्या कहा, इसके पास 3 ऑर्बिटल थे और जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक, पी ब्लॉक की बात हो रही, तो चलो ज़रा एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो देख लें। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा पी ब्लॉक का? NS2, क्योंकि P भरने से पहले S भी भरेगा और जब S कंप्लीट हो जाएगी तब P में एंट्री होगी। यानी N क्या हुई? लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी लास्ट शेल है ये NS2 NP 1 से लेकर 6 तक। यानी सपोज़ करो अगर तीसरी उसमें भर रहे हैं तो 3s2 3p1 3s2 3p2 3s2 3p3 3s2 3p4, ठीक इस तरह 3s2 3p5 3s2 3p6, इस तरह से यहाँ पे फिलिंग की जाएगी। अब तो क्लियर हुआ? ओके कंप्लीट। आ जाओ, रुको ज़रा, सब्र रखो, सब आएगा, हम हैं ना, क्यों परेशान हो। इधर आ जाते हैं। बैंगन आलू गए इंडिया टहलने, काशी जी सुने पब। ठीक, नीदरलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकवा दो। ठीक, ओस से टी लो। ठीक है, ओ से टी पलो। चलो 4 ही लिखते हैं, समझने की बात है। जब आप एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो, यानी बैंगन से गए एल्यूमिनियम की तरफ, एल्यूमिनियम से गैलियम, गैलियम से इंडियम, इंडियम से टेल्यूरियम, तो क्या होता है बच्चों, आप लास्ट शेल ऐड करते हो। यानी ये रहा आपका न्यूक्लियस, एक ये शेल, एक ये शेल, एक ये शेल, एक ये शेल। क्या करते हो? शेल ऐड करते जाते हो। शेल क्या कर रहे हो? ऐड करते जा रहे हो, जिससे क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जा रही है। शेल ऐड करते जा रहे हो, जिससे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जा रही है। और जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस से दूरी होगी, न्यूक्लियस से चार्ज लास्ट वाली शेल का अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम लगेगा और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी उतनी ही बढ़ जाएगी। और एटॉमिक साइज़ देखो बढ़ रहा है ना, शेल ऐड कर रहे हो ना, एटॉमिक साइज़ बढ़ता जा रहा है। यानी अगर एटॉमिक साइज़ की बात करें तो एक ग्रुप में क्या होती, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, लेकिन एक ही पीरियड में घटता है एटॉमिक साइज़। ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, एक एक शेल ऐड कर रहे हैं, एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है। और एक ही पीरियड में जब लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इसी शेल में, सपोज़ ये लास्ट शेल थी तो इसी में हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, कोई शेल नहीं ऐड कर रहे। यहाँ से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो पीरियड में क्या होती है, एटॉमिक साइज़ घटती जाती। क्यों? क्योंकि पिताजी का फोर्स अब ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक, पीरियड में जाने पर एटॉमिक साइज़ घटेगा, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा। अब मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात कर लो। मेटेलिक प्रॉपर्टी की, ग्रुप में क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा और पीरियड में घटेगा। क्यों? फिर वही बात, जितना आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे पिताजी का चार्ज उतना बढ़ता जाएगा और आप इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर पाओगे, यानी आपकी मेटेलिक टेंडेंसी घटेगी। और जितना ऊपर से नीचे जाओगे पिताजी का चार्ज उतना कम होगा एटॉमिक साइज़ बढ़ने की वजह से, यानी मेटेलिक कैरेक्टर उतना बढ़ेगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे आ जाओ। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जस्ट इसका उल्टा, ग्रुप में जाओगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा और पीरियड में बढ़ेगा। नॉन मेटल क्या है, मेटल, नॉन मेटल का कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ ना करना बल्कि गेन कर लेना।
तो जितना आप ऊपर से नीचे जाओगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा और लेफ़्ट टू राइट जाओगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। हमने देखो अभी तक पता भी नहीं चला और 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के 3 ट्रेंड डिस्कस भी कर लिए। अब आते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ट्रेंड को समझने से पहले ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है उसे समझ लेना। तो बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है इसको जान लेते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। द टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी शेयर्ड पेयर जो होता है इलेक्ट्रॉन का उसको अपनी तरफ खींच लेना, अट्रैक्ट कर लेना ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती। नहीं समझ में आया? हम हैं ना, रुक जाओ, सब्र रखो। सपोज़ करो कि आप हो और आपका भाई है, ठीक, आप हो और आपका भाई है और आपको क्या मिला हुआ है, एक टी शर्ट मिली हुई है। आप दोनों सेम मान लो आप दोनों ट्विंस हो, यू एंड योर ब्रदर आर ट्विंस, आप दोनों ट्विंस हो एंड यू हैव ओनली वन टी शर्ट विच यू हैव टू शेयर, विच बोथ ऑफ यू हैव टू शेयर। यानी आपके पास एक टी शर्ट है जो आपको और आपके भाई दोनों को शेयर करनी है। अब क्या होगा, रोज़ दंगे होंगे, हम लेंगे कि हम लेंगे, मेरे वार्डरोब में आएगी या तुम्हारे वार्डरोब में आएगी। मम्मी ने क्या किया, एक सॉल्यूशन निकाल दिया, ना तुम्हारी ना मेरी, बीच में रख दो, इस हैंगर में यहीं पे रख दो, जब तुम्हें ज़रूरत हो तुम ले लेना, हमें ज़रूरत होगी हम ले लेंगे। पहले तो दोनों एग्री कर लिए, चलो ठीक, हैंगर में रखी है, तुम्हें ज़रूरत तुम ले लेना, हमें ज़रूरत हम ले लेंगे। फिर क्या हुआ, देखा गया कि हो तो तुम दोनों ट्विंस, लेकिन तुमने ना बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स पी के थोड़ी बॉडी शाडी बना ली। आप जब थोड़ी बॉडी शाडी बना ली तो ताकत ज़्यादा आ गई। तुमने क्या किया, उस टी शर्ट हैंगर में है, हैंगर को उठा के अपनी वार्डरोब में रख लिया, हैंगर को क्या किया, उठा के अपनी वार्डरोब में रख लिया। यानी वो शेयर्ड हैंगर था, शेयर टी शर्ट थी, तुमने क्या किया, उसको अपनी तरफ ले लिया। तो ये टेंडेंसी, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको उतना ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेगा और उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक, चलो समझ में आया? अब तो आया ना भैया, इसीलिए कह रहे हैं खाते पीते रहो, मन चंगा तो कटौती में गंगा। चलो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों, जब आप एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो आप में मेटेलिक कैरेक्टर देखो बढ़ रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है। तो जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है ना, वैसे इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी आती है। यानी आप दयावान, वीरवान, धीरवान, जो समझ लो वो वान बन जाते हो। यानी मेटल क्या है, दानी आदमी। ले जाओ भैया, पीछा छोड़ो। आपका भाई क्या था, उसने कहा ले लिया, वार्डरोब में रख लिया, ले जाओ यहाँ से महाराज, पीछा छोड़ो हमारा, बस। ठीक है। और जबकि नॉन मेटल क्या होते हैं कि लाओ जितना बचे ले दे दो, हम छोड़ने वाले में से नहीं, हम छीन लेने वाले में से हैं। ठीक, तो जब आपके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, दानी प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि आप फिर शेयर चीज़ को अपनी तरफ थोड़ा ना खींचोगे। फिर तो जाओ तुम खुश रहो, तुम बस खुश रहो, चाहे मन में वो हो रहा हो, दुख फूट रहा हो, मन में चाहे दहाड़े मार मार के रो रहे हो, लेकिन दिखाओगे हम तो दानी। ठीक है। तो जब एक ग्रुप में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पे घटती है, और पीरियड में क्या होती है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है। देखो कितनी चीज़ें डिस्कस कर ली, एटॉमिक साइज डिस्कस कर लिया, मेटल डिस्कस कर लिया, नॉन मेटल डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिस्कस कर ली, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है ये डिस्कस कर लिया। ठीक, अब आ जाओ बच्चों, यहाँ पे मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, यानी इस ग्रुप में हर चीज़ें हैं। तो क्या होंगे यहाँ पे, आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी ऐसे बॉन्ड जब जो तब बने जो इलेक्ट्रॉन के लूज़ या फिर गेन होने पर बने, आयनिक बॉन्ड जिसको आप कहोगे। यहाँ पे आपको आयनिक बॉन्ड्स भी देखने को मिलेंगे,
यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, शेयर पेयर बॉन्ड्स, यानी जो ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने पे बने वो भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेना है स्क्रीनशॉट, फटाफट से स्क्रीनशॉट, वी विल बी राइट बैक, नो नीड टू गो एनीवेयर। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी थिंग्स। अब आ जाओ एक चीज़ पे और बात कर लेते हैं। एक पीरियोडिक ट्रेंड, एक प्रॉपर्टी का और बचता है, वो क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देखो बच्चों, एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी, हालांकि आप इसको रफली एनर्जी मान लो। ठीक है, एंथैल्पी को आप रफली एनर्जी की तरह मान सकते हो। यानी वो कहते हैं ना कि गुलाबों और सिताबों की जोड़ी की ये गुलाबों हैं तो ये सिताबों हैं, दोनों ट्विंस हैं, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान इधर से। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जब किसी भी एलिमेंट की गैसियस स्टेट से, गैसियस स्टेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो उसकी नॉर्मल स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट नहीं है। किसी भी एलिमेंट की गैसियस स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसे जितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी गैसियस, किसी भी एलिमेंट की गैसियस स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई एनर्जी को ही क्या कहेंगे, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलो इधर ही बोरॉन वाली फैमिली में बात कर लो। बैंगन आलू गए इंडिया टहलने। देखो, जब आप ऊपर से नीचे, सपोज न्यूक्लियस है, ये शेल है, न्यूक्लियस से देखो जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ रही है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम होता जा रहा है। न्यूक्लियस से जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ रही है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा कम हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी अपने आप बढ़ती जा रही है। मेटेलिक कैरेक्टर अपने आप बढ़ता जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी अपने आप बढ़ रही है तो उसको उतनी कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। यानी इफ़ आई एम ऑलरेडी विलिंग टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, देन अ स्मॉल स्टिमुलस इज इनफ फॉर मी टू डू आयोनाइजेशन। यानी अगर मैं पहले से चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दूँ, तो थोड़ा सा स्टिमुलस ही काफ़ी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए। कहने का मतलब क्या है कि जब आपका पढ़ने का मन होता है, रुको ज़रा सब्र करो, समझ में आएगा। जब आपका पढ़ने का मन होता है तो मम्मी एक बार कहती है कि पढ़ो बैठ के, बस तुम क्या करते हो, पढ़ने लगते हो। ठीक, पढ़ लिया। या फिर ऐसे समझो, कोई एक स्टूडियस बच्चा है और उसका पढ़ने में अपने आप मन लगता है, अभी वो छुट्टी मना रहा है थोड़ा सा, क्या हुआ, अचानक फ़ोन करके मैम ने बताया दैट यू विल बी हैविंग योर टेस्ट टुमारो। वो टेस्ट क्या है, स्टिमुलस है, और वो बच्चा पहले से स्टूडियस है, क्या करेगा, पढ़ने बैठ जाएगा। ठीक, क्योंकि स्टिमुलस मिल गया, भाई टेस्ट आ गया है, डेट शीट आ गई, वो पढ़ने बैठ जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा बिल्कुल है, वो कहता है ना चिकना घड़ा, चाहे जितना ठोक पीट लो वहीं के वहीं। तो अगर कोई बच्चा चिकना घड़ा है तो उसको आपने क्या दिया, स्टिमुलस, कि यू आर हैविंग योर टेस्ट टुमारो, फिर भी कोई फ़र्क नहीं। अब मम्मी आ गई डंडा लेके, 4 डंडे मार दिए, एक स्टिमुलस वो मिला था, एक स्टिमुलस ये मिला था, कहे अब तो भैया पढ़ी लेने, पता चले 4 पिताजी भी आके दे रहे हैं। ठीक, एक स्टिमुलस कौन सा मिल गया था, डेट शीट का, एक स्टिमुलस कौन है, मम्मी ने 4 डंडे लगा दिए, और एक स्टिमुलस क्या, पिताजी का खौफ कि भैया पढ़ लो, पता चले 4 पिताजी भी लगा दें आके। ये क्या हुआ, वो चिकने घड़े। यानी जब आप पहले से कोई काम करना चाहते हो तो आपको बस थोड़े से स्टिमुलस की ज़रूरत होती है उस काम को करने के लिए। लेकिन जब आपका मन ही नहीं होता उस काम को करने का, तो चाहे जितने भी स्टिमुलस दे दिए जाएं, एवरीथिंग इज़ वर्थलेस, सब कुछ क्या हो जाता है, वर्थलेस। सेम आयोनाइजेशन के ट्रेंड में जितना ज़्यादा आप न्यूक्लियस से दूरी बढ़ाते जाओगे, यानी शेल बढ़ाते जाओगे, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी घटती जाएगी। क्यों, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी दोगे, फट से इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। वो तो जाने के लिए तैयार ही बैठा है, भैया स्टिमुलस दो, तो थोड़ी सी एनर्जी दी, भाग गया।
और जितना ज़्यादा आप न्यूक्लियस फोर्स बढ़ाते जाओगे, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ाते जाओगे, उतनी आपको और ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब वो न्यूक्लियस से एकदम टाइट बाउंड है कि हम तो डूबेंगे सनम, यानी हम तो कहीं नहीं जाएंगे, ना तुमको जाने देंगे। ठीक है, तो अब जितनी एनर्जी दोगे तभी काम होगा। यानी एक ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे घटेगी और पीरियड में बढ़ेगी। ठीक, समझ में आया? अब आ गया होगा, अब आयोनाइजेशन एनर्जी कभी नहीं भूलोगे। ठीक, ऊपर से नीचे जाने पे घट रही है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे बढ़ रही है। ठीक, तैयार? क्लियर? ओके, आ जाओ। एक चीज़, अब आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड पे बच्चों आए हैं, तो एक ज़रा P3 और P4 वाली कंडीशन भी देख लो। ठीक है, देखो हमने कहा था कि हम एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए। यानी P3 वाले के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए P4 वाले की कंडीशन में। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है। P4 वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है P3 की केस से। यानी P4 वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी P3 के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि अभी बताया था ना, ये हाफ फिल्ड कंडीशन है, ये हाफ फिल्ड है। चाहे हाफ लगाओ चाहे फुल, आखिर में क्या आ रहा है? फिल्ड, यानी फिल हो चुकी है, ये संतृप्त है, ये खुश है अपने में। अब इससे इसकी स्टेट में चेंज करोगे तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। दैट्स वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर P3 एलिमेंट्स इज मोर इन कंपैरिजन टू P4. Why? Because they are half filled, they are having half filled orbitals and they are मोर स्टेबल। तो जो चीज़ स्टेबल है, अगर उससे उसकी पोजीशन में चेंज करोगे तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। भैया, जो जितना दीवार पे जितना ज़्यादा हट्टे कट्टे पंगा लोगे, उतना ज़्यादा एनर्जी कूटनी पड़ेगी ना, उतना ज़्यादा तुमको खा पी के सेहत बढ़ानी पड़ेगी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत स्टेबल थे। ठीक है, क्या करो? सेहत बनाओ, एनर्जी खर्च करो, तब इलेक्ट्रॉन ले लेना। ठीक, समझ में आया? ये हुआ आयोनाइजेशन का ट्रेंड, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। ये वाला एक्सेप्शन आता है, ज़रूर आप कंफ्यूज होगे कि P3 की ज़्यादा या P4 की ज़्यादा। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फटाफट लिख लेना। और P3 की कंडीशन में आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू P4 एलिमेंट्स। वाई? बिकॉज दे आर हैविंग हाफ फिल्ड सबशेल्स। ओके, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। क्लियर? चलो, ये एक जनरल बात हो गई। अब यहाँ पे आ जाओ, बोरॉन क्या होता है? ये बोरॉन क्या है बच्चों? दिस इज़ नॉन मेटल। कहा था ना, यही एक ऐसा ब्लॉक है, पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे आपको मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड सब देखने को मिलेगा। बोरॉन इज़ नॉन मेटल एंड जर्मेनियम इज़ अ मेटेलॉइड। क्या है? बोरॉन एक नॉन मेटल है, जर्मेनियम क्या है? मेटेलॉइड। जर्मेनियम और सिलिकॉन जब प्योर, ज़्यादा प्योर कंडीशन में होते हैं ना, तो हम इनका इनका क्या काम करते हैं? सेमीकंडक्टर्स बनाने में। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स, एल्यूमिनियम इन सब का, जर्मेनियम इन सब का यूज़ हम सेमी कंडक्टर्स बनाने में करते हैं। ठीक हो गया? क्लियर? अब इधर आ जाओ। आई हैव रिटन सम ऑफ द कंपाउंड्स एंड यूजेस ऑफ बोरॉन। देखो हम लोग वन लाइनर्स पे डील कर रहे थे, तो अब अभी बताऊंगी कि इसमें से कौन कौन से वन लाइनर्स फॉर्म होते हैं। तो रुको ज़रा, सब्र तो करो। यहाँ पे देखो बोरैक्स, बोरैक्स का फॉर्मूला क्या है? Na2B4O7.10H2O। बोरैक्स क्या है? Na2B4O7.10H2O। 10 यानी डेकाहाइड्रेट, 10 यानी डेकाहाइड्रेट। ये भी क्या है? 10 इसमें क्रिस्टलाइन वाटर है, यानी ये भी क्या है? डेकाहाइड्रेट। Na2B4O7.10H2O। जब आप बोरैक्स को पानी में घोलते हो तो NaOH बनता है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। इस वजह से इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है बोरैक्स का, दैट इज़ बेसिक इन नेचर। क्या हो जाता है? बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NaOH। यानी एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरैक्स इज बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NaOH। देखो वन लाइनर तो मिल गया ना।
आगे बढ़ो, बोरिक एसिड पे आओ। बोरिक एसिड इज H3BO3। बोरिक एसिड क्या है? H3BO3। अब जब कभी भी आप H3BO3 देखते हो, H3BO3 देखते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि H3 है, ज़रूर से क्या बना लेगा? H यानी 3H+ रिमूव कर देगा और BO3 -3 हो जाएगा। ये आता है दिमाग में, लेकिन ये गलत है। कभी भी H3BO3 से 3 ये नहीं निकलते, एक निकलता है, यानी दिस इज़ मोनोबेसिक एसिड। H3 की BO3 क्या है बच्चों? मोनोबेसिक है। इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1, यानी कितने H+ मान लो? 1। ये प्रोटॉनिक एसिड नहीं है। H3BO3 इज़ अ लुईस एसिड। ये क्या है? लुईस एसिड है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ये क्या है? लुईस एसिड है लोन पेयर को अट्रैक्ट करता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। H3BO3 इज़ अ लुईस एसिड एंड इट इज़ नॉट अ प्रोटॉनिक एसिड, और ट्राई प्रोटॉनिक एसिड तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या है ये? मोनोबेसिक एसिड है, यानी सिर्फ एक H+ निकलता है। क्यों मोनोबेसिक एसिड है? इसमें बहुत सारी देखो कॉन्सेप्ट लग जाते हैं। सिंपल सा एक फंडा याद रखो कि जब कभी भी ऐसे H+ जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़े हों किसी एसिड में, ऑक्सी एसिड यानी ऑक्सीजन, ऐसे एसिड जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ऑक्सी एसिड क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उन एसिड्स को हम ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। तो ऑक्सी एसिड जितने H+ रिलीज़ करते हैं उसे उसकी बेसिसिटी कहते हैं। और बेसिसिटी क्या हुई? ऑक्सी एसिड जितने H+ रिलीज़ करते हैं, यानी जितने, जैसे अगर H2SO4 ने 2 H+ रिलीज़ कर दिए तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 2 H+ रिलीज़ कर रहा था और SO4 ऑक्सी एसिड है। ठीक, तो बच्चों क्या होता है कि जितने H डायरेक्ट O से जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन एटम से जुड़े होते हैं, वही अपनी बेसिसिटी, उतनी ही उनकी बेसिसिटी होती है। क्यों? क्योंकि वही H+ डायरेक्ट रिलीज़ हो जाते हैं। H3BO3 में 3 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से ना जुड़ के सिर्फ एक जुड़ा होता है, इसलिए ये क्या है? मोनोबेसिक एसिड है। ठीक, इसके बाद आ जाओ डाइबोरेन पे। डाइबोरेन इज B2O6। कैमरामैन जरा मार्क कर दीजिएगा दूसरा। B2O6 डाइबोरेन क्या है बच्चों? B2O6। B2O6 में जो एक क्वेश्चन बनता है वो ये है, दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। B2H6 का क्या है बच्चों? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर होता है। और जो एक इस पे क्वेश्चन बनता है कि B2H6 में कैसी बॉन्डिंग पाई जाती है? बनाना बॉन्डिंग। ठीक, क्या होता है? बनाना बॉन्डिंग होती है। इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं जो दोनों बोरॉन एटम शेयर करते हैं। क्या हुआ? ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर हुआ। B2H6 में कैसी बॉन्डिंग है? बनाना बॉन्डिंग। चलो बोरॉन पे आ जाओ। बोरॉन का यूज़ कहाँ का होता है? बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में, लाइट कंपोजिट मटेरियल फॉर एयरक्राफ्ट्स बनाने में, और कहाँ पे? हीट रेजिस्टेंस ग्लास जैसे पायरेक्स ग्लास हो गया, ये चीज़ें बनाने में बोरॉन का यूज़ किया जाता है। तो आई होप वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ स्टफ ऑफ P ब्लॉक, बट स्टिल सम पॉइंट्स आर रिमेनिंग, so no need to go anywhere, take a screenshot। लेकिन हटने से पहले बता दूं कि we have started a new batch for MNS21, so the candidates who are willing to join us, we are waiting for you there. You can join us, we are waiting, and please give us a chance to be a part of your success story. You will get our number in the description box as well as in the first comment. And if you are enjoying this session, if आपको समझ में आ रहा है तो please don't forget to share your valuable feedbacks and don't forget to कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, वी विल बी राइट बैक। बाकी है भैया, सब्र तो करो। ओके एवरीबडी, तो वहाँ तक बात कर ली थी। आइए आगे बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की।
एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाया जाना, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाना। तो कार्बन देखो बच्चों, पी ब्लॉक में कार्बन की टेंडेंसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा कैटिनेशन की पावर होती है, यानी पीरियोडिक टेबल में अगर मैक्सिमम कैटिनेशन पावर होती है तो वो क्या होती है, किसकी, कार्बन की। और कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ चेन, यानी देखो कार्बन की कितनी कितनी लंबी चेन होती जाती है ना, इतनी इसकी लंबी चेन्स होती हैं, इतनी कैटिनेशन पावर होती है कि इसको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही एक बनानी पड़ी। ठीक, तो मैक्सिमम कैटिनेशन पावर किसकी होगी, इसमें कार्बन की हो गई। ठीक, इसके बाद कैटिनेशन पावर की बात कर ली, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हर चीज़ की हमने बात कर ली। फ्लोरीन की बच्चों इलेक्ट्रॉनिक निगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा। ठीक, पीरियोडिक टेबल में बात हो गई। अब देखो बात करो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन की। कार्बन के कितने एलोट्रॉप होते हैं, पहले 2 थे हमें पता, डायमंड और ग्रेफाइट, और फ्लोरीन एक तीसरा एलोट्रॉप है जिसकी डिस्कवरी बाद में की गई। अब एलोट्रॉप्स पहले तो वन लाइनर में ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं, तो डायमंड भी एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट इज ऑल्सो एन एलोट्रॉप एंड फ्लोरीन इज ऑल्सो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अब इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन किसका कैसा है, डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ग्रेफाइट और फ्लोरीन में कैसा है, sp2, यानी सिर्फ डायमंड में कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बाकी सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, चलो sp3 हो गया, sp2। देखो डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, डायमंड क्या है, ये हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। अब ग्रेफाइट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। अब बात आती है किसी चीज़ के कंडक्शन की, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तभी पॉसिबल है जब आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। सॉरी बच्चों, सॉरी। बच्चों कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर, व्हाई, बिकॉज दे आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स इज द हाईएस्ट, यानी इलेक्ट्रॉन में की लूज करने की टेंडेंसी मेटल में सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट में भी क्या है, ये कंडक्टर है। अब कैसे आया कंडक्टिविटी, अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं भैया, ये तो नॉन मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, इसमें कार्बन की 2 लेयर आपस में एक दूसरे पर ग्लाइड करती हैं और जो ग्लाइडिंग लेयर्स होती हैं उन्हीं के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इस वजह से ग्रेफाइट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्लाइड करते हैं 2 सरफेसेस के ऊपर, इसी वजह से ग्रेफाइट क्या हो जाता है, दिस इज कंडक्टर। ठीक है, तो ये रीज़न पूछा जा सकता है कि ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों है। ग्रेफाइट कंडक्टर इसीलिए है क्योंकि उसमें बीच में 2 सरफेसेस के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ओके, फ्लोरीन पे आ जाओ। जब ग्रेफाइट को हीट किया गया तब क्या मिला हमें, फ्लोरीन मिला, और इसमें क्या है हाइब्रिडाइजेशन, sp2 का। अब इधर ड्राई आइस क्या है, सॉलिड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो, जब कार्बन डाइऑक्साइड अपने सॉलिड फॉर्म में आती है एंड दिस इज़ नोन एज ड्राई आइस, और इसका क्या फ्रोज़न इंडस्ट्री में आइसक्रीम वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, फ्रोज़न इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। ड्राई आइस इज ड्राई, व्हाट इज़ ड्राई आइस, ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए हीमोग्लोबिन से तो क्या बनाती है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और जब कभी भी हीमोग्लोबिन मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड से तो बनता है कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड मिले तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और कार्बन मोनोऑक्साइड बने तो कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन होने पे हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाती है और हमें सफोकेशन की वजह से डेथ भी हो सकती है।
इधर बात होगी। अब इधर आ जाओ, सिलिका के कंपाउंड्स की तरफ आ जाओ, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हुआ, SiO2। सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या हुआ बच्चों, SiO2। और इसका यूज़ क्वार्ट्ज बनाने में करते हैं। इसका यूज़ क्वार्ट्ज के फॉर्म में होता है। घड़ियाँ देखी हैं आपके, जितने वो हो गए रेडियो वगैरह हो गए, मॉडर्न रेडियोज़ हो गए, तो सब में क्वार्ट्ज का यूज़ किया जाता है। फिर आगे सिलिकॉन्स में आ जाओ। सिलिकॉन्स आर पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ R2SiO। ये क्या है, R2SiO के क्या है, पॉलीमेरिक फॉर्म है। यानी R2R क्या है, एक एल्किल ग्रुप को शो कर रहा है। एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। R एक एल्काइल ग्रुप हो गया। और R2SiO की जब बहुत सारी चेन्स मिल जाए, यानी बहुत सारी पॉलीमेरिक फॉर्म हो जाए, तो ये क्या है, सिलिकॉन्स क्या है, पॉलीमेरिक फॉर्म है। सिलिकेट्स पे आ जाओ। सिलिकेट्स के एग्जाम्पल देख लो, फेल्सपार है, जियोलाइट एंड माइका। सिलिकेट्स के एग्जाम्पल क्या है, फेल्सपार, जियोलाइट एंड माइका। मैन मेड सिलिकेट की बात करें तो एग्जैक्ट NCERT में लाइन दी हुई है, ग्लास और सीमेंट्स आर 2 मैन मेड सिलिकेट्स। फिर एल्यूमिनो सिलिकेट्स। एल्यूमिनो सिलिकेट्स की बात कर लो तो एल्यूमिनो सिलिकेट्स क्या होते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट्स क्या होते हैं, जब कभी भी सिलिकेट्स के 3D स्ट्रक्चर में एल्यूमिनियम रिप्लेस कर दे कुछ सिलिकॉन एटम्स को, तो जो कंपाउंड आपको मिलेगा दैट इज एल्यूमिनो सिलिकेट्स। ये रही आपकी P ब्लॉक की केमिस्ट्री। एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हो तो P ब्लॉक का कोई भी इम्पॉर्टेंट वन लाइनर आपसे मिस नहीं होने पाएगा, बिकॉज आई थिंक आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी इम्पॉर्टेंट वन लाइनर फॉर यू। कितने सारे क्वेश्चंस देखो, इनका एग्जाम्पल्स, ये हर एक देखो बच्चों, जितना लिखा हुआ है ना इस बोर्ड पे, सबसे कोई क्वेश्चन बन सकता है कि सिलिकेट्स के एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, सिलिकॉन्स की मोनोमेरिक यूनिट पूछी जाती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला या फिर क्वार्ट्ज पूछा जा सकता है, मैन मेड सिलिकेट के देखो एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, वाटर एल्यूमिनो सिलिकेट्स पूछा जा सकता है कि कौन से कंपाउंड्स होते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन मिलके क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलके क्या बनाते हैं, मैक्सिमम कैटिनेशन पावर किसकी होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन सा है, कि कार्बन के कितने एलोट्रॉप होते हैं, हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा है, ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन, डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन, फ्लोरीन में हाइब्रिडाइजेशन, फ्लोरीन किसको गर्म करके बनता है, ग्रेफाइट अगर कंडक्टर है तो किसकी वजह से क्या है, ड्राई आइस का क्या फॉर्मूला है और क्या यूज़ किया जाता है। एक ही बोर्ड पे एक ही स्क्रीनशॉट से इतने सारे क्वेश्चंस थे, तो सोचो हर एक सेशन आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। तो नो नीड टू स्किप एनी पार्ट, नो नीड टू स्किप एनी वीडियो। पे तैयारी आप जीतने की कर रहे हो तो इतनी सॉलिड करो कि हारने की चांस ही ना बने। तैयारी जीत की कर रहे हो ना, तो इतना सॉलिड तैयारी कर लो कि हारने का कोई चांस ही पैदा ना हो। ठीक, लेना है स्क्रीनशॉट डेफिनेटली। वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड अपना वैल्यूएबल कमेंट शेयर करना ना भूलो। ऐसे बच्चे जो हमारे साथ 2021 में कंटिन्यू करेंगे, यानी अगर जो बच्चे 21 के लिए प्रिपरेशन करेंगे वो चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ पहले कमेंट में। तो यू आर मोस्ट वेलकम देयर, स्टडी मंत्रा इज़ वेटिंग फॉर यू। टेक स्क्रीनशॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एंड इतना सारा पढ़ा है भैया कि P ब्लॉक ख़त्म करा दिया, सब कुछ ख़त्म करा दिया। 50 लाइक्स का टारगेट तो पूरा ही कर देना यार प्लीज़। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच। टेक अ स्क्रीनशॉट, वी विल बी बैक विद सम अदर इंटरेस्टिंग सेशंस। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं और ऐसे ही पढ़ते रहें क्योंकि आप कर रहे हैं जीतने की तैयारी। टाटा।